प्रश्न 21 रममथ। उत्तर बीकानेर का प्रसिद्ध लोक नाट्य पोकरण, फलोदी व जैसलमेर में भी लोकप्रिय। उद्गम स्थल जैसलमेर। बीकानेर में पाटा संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध। रात्रि में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा होली व सावन के महीनों में महापुरुषों की जीवनी का मंचन किया जाता है। इसे खेलने वाले खैलार रमतीय कहलाते हैं। नगाड़ा व ढोलक मुख्य वाद्य यंत्र। तुलसीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज इत्यादि प्रमुख रमत कलाकार। और उत्तर में मैंने इस तरह राजस्थान का नक्शा बनाकर जिस क्षेत्र में रमतें लोकनाट्य के रूप में प्रसिद्ध हैं उस क्षेत्र को नक्शे में दिखाया। इससे उत्तर का प्रभाव और उसकी इस तरह से चित्र बनाकर, राजस्थान का नक्शा बनाकर रमत क्षेत्र को बताने से उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और गुणवत्ता बढ़ने से जो एग्जामिनर है वो जब चेक करता है तो उसको ये लगता है कि स्टूडेंट को आता ही नहीं, उसमें रचनात्मकता भी है। और ये रचनात्मकता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। प्रश्न 22 आंगनबाड़ी कार्यक्रम। उत्तर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1975 में बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से प्रारंभ भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रमों में से एक। ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित। आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 400 से 800 के आबादी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 300 से 800 तक आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना का प्रावधान। आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है एक सहायिका और एक आशा सहयोगिनी। उनका मानदेय 9,050 रुपये प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, सहायिका का 5,286 प्रति माह, आशा सहयोगिनी का 3,564 प्रति माह। ये मानदेय राशि अब बढ़ गई है। राज्य में कुल 55,753 आंगनबाड़ी केंद्र व 6,095 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र नवंबर 2022 को। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गरीबी रेखा से नीचे के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को 6 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य में कुल 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो 6 सेवाएं दी जाती हैं उनमें 3 सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती हैं और 3 सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी जाती हैं। जो 3 सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती हैं वो उनमें एक है संदर्भ यानी रेफरल सेवाएं, दूसरी स्वास्थ्य जांच, तीसरी प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उनमें पूरक पोषाहार, 2 नंबर शाला पूर्व शिक्षा और 3 पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा। प्रश्न 23 राजस्थान के पशु मेले। उत्तर राज्य में अच्छी नस्लों के पशुओं के विकास, प्रदर्शन व खरीद फरोख्त हेतु पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। और जो राजस्थान में मुख्य पशु मेले भरे जहां लगते हैं उनको मैंने राजस्थान का नक्शा बना करके उन स्थलों को इंगित करके उनका नाम लिखा और इस तरह से एक बहुत ही प्रभावी ढंग से उत्तर लिखा। और यही कारण है कि इस पेपर में मुझे काफी अच्छे अंक मिले। उसके बाद में जो मेले भरते हैं इन मेलों को मैंने एक टेबल के रूप में लिखा। जैसे नंबर 1 तेजाजी पशु मेला जो परबतसर में लगता है, उसके आयोजन की तिथि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। और पशु जिनके लिए ये मेला लगता है वो नागौरी बैलों व बीकानेर ऊंट के लिए। नंबर 2 बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा, नागौरी नस्ल का गोवंश। नंबर 3 रामदेव पशु मेला नागौर, माघ शुक्ल 1 से माघ पूर्णिमा तक, नागौरी बैल, ऊंट, घोड़े, भैंस, बकरी और भेड़ के लिए लगता है। नंबर 4 मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है जो 1131 से लगता आ रहा है। चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। गाय, ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़े के लिए लगता है। 5वां मेला गोगामेडी पशु मेला गोगामेडी में लगता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक, गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी के लिए लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तक लगता है। गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट और बैल के लिए लगता है। 7वां जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है। जसवंत पशु मेला हरियाणा नस्ल के बैल और गाय के लिए लगता है। नंबर 8 पुष्कर पशु मेला जो पुष्कर में लगता है, कार्तिक शुक्ला अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया तक लगता है। इसमें ऊंट, गोवंश और घोड़े लाए जाते हैं। नंबर 9 महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है, यहाँ फाल्गुन कृष्ण पंचमी से फाल्गुन कृष्ण 14 तक ये मेला लगता है। सभी प्रकार के पशुओं के लिए ये मेला लगता है। नंबर 10 भावगढ़ बंध्या लुणियावास जयपुर, खलकानी माता का मेला भी इसको कहते हैं, अश्विन शुक्ला सप्तमी से एकादशी तक लगता है और गधे के लिए मेला लगता है।
और 11 नंबर पर गोमती सागर पशु मेला जो झालरापाटन में लगता है, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। ये बैसाख की 13 से जेठ कृष्ण पंचमी तक लगता है। गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट और बैल के लिए लगता है। प्रश्न 24, सूर्यमल मिश्रण की साहित्यिक उपलब्धियां। उत्तर, बूंदी रियासत के चारण कवि थे। संस्कृत, डिंगल व ब्रज भाषा के विद्वान वीर रस के कवियों में सूर्यमल की टक्कर का कवि संभवतः दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचनाएं वंश भास्कर, धातु रूपावली, वीर सतसई, सती रासो, बलवद विलास, राम रंजाट, छंदोमयुग, ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनको इस तरह से चित्र के रूप में आप बता सकते हैं। इससे प्रश्न का उत्तर काफी स्पष्ट हो जाता है। वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है। सूर्यमल को आधुनिक महाकवि कहा जाता है। प्रश्न 25, राजस्थान में खनिज तेल दोहन। उत्तर, राजस्थान का भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 24 MMTPA में लगभग 22-23% यानी कि 7.5 MMTPA योगदान है। ये बॉम्बे हाई जो लगभग 40% का योगदान देता है के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मुख्य तेल दोहन क्षेत्र नंबर 1 जैसलमेर बेसिन, जिसमें तनोट, डांडेवाला, बागीटीबा, बागेवाला आता है। नंबर 2 बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें कोसलू, नगरगुड़ा, कवास, नागरणा, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी क्षेत्र हैं। नंबर 3 बीकानेर नागौर बेसिन, बागेवाला, बीकानेर, नानोवाला, गंगानगर, ये इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी मुख्य कंपनियां जो हैं उनमें ऑयल इंडिया, ONGC, केयर्न और फोकस। मैंने ये किया था कि इन तेल बेसिन्स को राजस्थान का नक्शा बना करके नक्शे में इंगित किया था और बताया था, जिससे आप देख रहे होंगे कि नक्शे में इनको बताने से उत्तर में काफी स्पष्टता आ जाती है और रचनात्मकता भी आती है, और इससे निश्चित रूप से आपको अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अच्छे अंक मिलते हैं। प्रश्न पत्र का भाग 6, नोट, कोई से 5 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 26, आप कहां तक सहमत हैं कि आजकल राजस्थान देश में सीमेंट उत्पादन क्षेत्र का एक मुख्य राज्य है? उत्तर, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में वर्ष 2017-18 में भारत में प्रथम स्थान पर था। वर्ष 2018-19 में राजस्थान सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में अग्रणी राज्य था। वर्ष 2018-19 में राजस्थान में 76.46 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का उत्पादन किया गया। इस उद्योग के लिए दूसरा महत्वपूर्ण खनिज जिप्सम भी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह उद्योग पूर्णतः चूना पत्थर पर आधारित है। कोयला राज्य के बाहर से मंगाया जाता है। सीमेंट के कारखाने राजस्थान में लाइमस्टोन के खानों के आसपास स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्रण दक्षिणी पूर्वी जिलों में है। राज्य में हाल ही के वर्षों में सभी किस्मों की सीमेंट का उत्पादन काफी बढ़ा है। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में है। अल्ट्राटेक सीमेंट उत्पादन की कोटपुतली फैक्ट्री राज्य की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, जहां प्रतिवर्ष 30 लाख टन वार्षिक उत्पादन होता है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ 20 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट उत्पादन के साथ राज्य की दूसरी बड़ी कंपनी है। इस उत्तर के साथ मैंने ये एक चित्र भी बनाया है, जिसमें ये बताया कि किस वर्ष में यानी 1978 से लेकर के 2017-18 तक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में किस तरह बढ़ा, और राजस्थान का नक्शा बना करके उन सभी स्थलों को जहां जहां सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं उनको जिले सहित और स्थान सहित बताया। इससे उत्तर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है और यह भी ज्ञात हो जाता है टीचर को कि आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान है। राजस्थान में 24 बड़े संयंत्र सीमेंट उत्पादन के हैं। राजस्थान की 2018 में कुल उत्पादन क्षमता 55 MTPA थी। राजस्थान में चूना पत्थर उत्पादन 2017 से लेकर 2019 तक काफी बढ़ा है, जो इस चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा है। राजस्थान में प्रमाणित चूना पत्थर भारत के कुल चूना पत्थर भंडार का करीब 26% पाया जाता है। भारत के कुल चूना पत्थर का करीब 21% उत्पादन राजस्थान में होता है, जो भारत में सर्वाधिक है। अतः उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान सीमेंट उत्पादन का भारत में एक मुख्य राज्य है। प्रश्न 29, राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के बारे में लिखिए। उत्तर, राजस्थान में विभिन्न कालखंडों में पनपी कई सभ्यताओं के अवशेष कई जगहों से मिले हैं। विभिन्न पुरातत्व स्थलों पर उत्खनन के दौरान कई प्रकार के अवशेष मिले हैं।
जो अलग अलग संस्कृतियों के द्योतक हैं। और जो जो पुरातत्व स्थल हैं उनको राजस्थान के नक्शे में इस तरह मैंने दर्शित किया और ये बताया कि राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं और वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। और इस मानचित्र के साथ में इस टेबुलर फॉर्म में उत्तर को लिखा, जिनमें सभी स्थलों के बारे में जो मुख्य जानकारी होती है जो हमें देनी चाहिए उत्तर में, वो मैंने दी। नंबर 1, कालीबंगा, कांस्य युगीन सभ्यता, मुख्य स्थल कालीबंगा। ये जिस नदी के किनारे पनपी वो घग्गर, वैदिक, सरस्वती। इसकी विशेषता यह है कि 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में ये पनपी थी। 1952 में अमलानंद घोष द्वारा खोज, बीबीलाल द्वारा उत्खनन, काली चूड़ियां, जाल पद्धति कृषि व्यवस्था, मिट्टी की बैलगाड़ी, ताम्र वृषभ सांड प्रतिमा। राजस्थान में धातु प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण अग्निवेदिकाएं, यज्ञ कुंड, हल्की लकीरें, कांस्य दर्पण, तोल के बाट, ताम्रपिन, ताम्र चाकू, शंख की चूड़ियां एवं ऊंट की हड्डियां, कपास व चावल की खेती के प्रमाण और कब्रिस्तान यहाँ मिले हैं। दूसरा स्थल रंग महल, यह भी कांस्य युगीन सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। इसके मुख्य स्थल हैं रंग महल, पीलीबंगा, कर्णपुर, बड़ोपल। घग्गर नदी के किनारे पनपी। गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। 1952 में उत्खनन डॉक्टर हन्नारिड ने किया। 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक और मुद्रा व पंचमार्क सिक्के मिले। 105 तांबे के सिक्के मिले। तीसरी सभ्यता गणेश्वर, वो ताम्र युगीन सभ्यता है। गणेश्वर नामक स्थल पे इसके अवशेष मिले हैं। कांतली नदी के किनारे ये पनपी। 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व की यह सभ्यता कही गई है। खोज व उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। पुरातत्व का पुष्कर, 400 बाणाग्र, 58 कुल्हाड़ियां, 50 मछली पकड़ने के कांटे और तांबे का निर्यात भी होता था। नंबर 4, आहड़ सभ्यता, जिसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। ये ताम्रवती नगरी आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। आहड़ नामक स्थल पे पनपी। आहड़ व बेड़च नदी के किनारे इसका विकास हुआ। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953, उत्खननकर्ता H.C. सांकलिया, R.C. अग्रवाल। सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध। तांबे गलाने की भट्टियां, मिट्टी का तवा, सुराही, टेराकोटा निर्मित 2 स्त्री धड़, मुर्दों का टीला नाम से भी जानते हैं। यूनानी मुद्रा भी मिली है। नंबर 5, बालाथल, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। बालाथल नामक स्थान पर बेड़च नदी के किनारे पनपी। 1962 से 63 में खोज हुई, उत्खनन व अन्वेषण किया और 22 परतों की पहचान की गई। नंबर 6, बैराट सभ्यता, जो बैराट नामक स्थान जो जयपुर में है वहां ये पनपी। बाणगंगा नदी के किनारे इसका विकास हुआ। खोज की दयाराम साहनी ने, सुंदर आदि ने। अशोक का भाब्रू शिलालेख यही मिला है। बुद्ध प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा मिला है। नास्ते पक्षी की मृण मूर्ति मिली है। हवेन सांग ने बैराट यात्रा करके पार यात्र नाम दिया। 16 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। नंबर 7, ओजियाना, आहड़ संस्कृति का ताम्रपाषाणी स्थल है। ओजियाना नामक स्थल पर कोठारी नदी के किनारे सभ्यता पनपी। उत्खननकर्ता V.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी 2000। सफेद बैल की मृण मूर्ति ओजियाना बुल्स नाम से मिली है। कालखंड 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नंबर 8, सभ्यता गिलुंड सभ्यता, जो गिलुंड नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पनपी। ग्रामीण संस्कृति थी। उत्खनन 1957-58 में बीलाल द्वारा किया गया। लाल व काले मृदमांड मिले। हाथी दांत की चूड़ियां मिली। नंबर 9, बागोर, पाषाणकालीन सभ्यता। बागोर नामक स्थल पर कोठारी नदी के किनारे पनपी। ज्यादातर पत्थर के उपकरण मिले हैं। हस्त व कुठार प्रमुख उपकरण। लोग स्वास्थ्य के चिन्ह का प्रयोग करते थे। 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने वाले अवशेष। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। उत्खनन किए गए टीलों को महासतियों का टीला कहते हैं। नंबर 10, नगरी, ये नगरी नामक स्थान पर बेड़त नदी के किनारे पनपी। नगरी सिवी जनपद की राजधानी थी। प्राचीन काल में मध्यमिका या मेदवाड़ कहा जाता था। यहाँ से वीर विनोद के रचयिता श्यामलदान ने कोशुंडी व हाथी बरकला के शिलालेख खोजे थे। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। नंबर 11, नौह, नौह और दर 2 स्थलों पर पनपी। रूपारेल नदी के किनारे इसका विकास हुआ। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। चित्रित धूसर ओब्लिक गेरू रंग के मृदमांड
पेंटेड ग्रेवेयर PGW लाल व काले मृदभांड और RBW मिले हैं। रेड एंड ब्लैक वेयर मिले हैं RBW। नंबर 12 चंद्रावती। ये चंद्रावती नगर में पनपी। यहाँ पर गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा मिली। इसे विशाल मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 13 सोथी। हड़प्पा कालीन सभ्यता सोथी, पूगल, डाडाथोरा, सोर्णिया नामक स्थलों पर पनपी। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 14 रेड। रेड ढील नदी के किनारे पनपी। लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला। प्राचीन भारत का टाटानगर कहलाता है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं से मिला है। नंबर 15 जोधपुरा चौथवाड़ी नामक स्थलों पर पनपी। साबी नदी के किनारे इसका विकास हुआ। गणेश्वर सभ्यता के समकालीन, अतः गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता भी कहा जाता है। और अंतिम 16 नंबर का पुरा स्थल बरोड़। प्राक प्रारंभिक व हड़प्पा। बरोर, डेरा, तरखानवाला स्थलों पर सरस्वती नदी के किनारे पनपी। यहाँ काले मृदभांड, शेल खड़ी के 800 मन के बटन के आकार की मोहरें मिली है। प्रश्न 30 राजस्थान में पंचायत समितियों के गठन व उनकी कार्य प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को मूर्त रूप देते हुए सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। 1992 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़कर पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई। गठन इसी क्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांक 24 अप्रैल 1994 से राजस्थान में लागू किया गया। इसके अनुसार पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति कायम रखी गई। पंचायत राज के 3 स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद, विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस तरह पंचायत समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था में मध्य की कड़ी है, जो ग्राम पंचायत व जिला परिषद के मध्य समन्वय का काम भी करती है। पंचायत समिति पंचायत राज प्रणाली की केंद्रीय धुरी है। प्रत्येक पंचायत समिति को कई वार्डों में विभाजित कर ऐसे प्रत्येक वार्ड के लिए एक पंचायत समिति सदस्य चुना जाता है। इनमें से एक सदस्य को बहुमत से प्रधान व एक को उप प्रधान चुना जाता है। प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है, जिसकी सहायता के लिए एक विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारी पंचायत समिति स्तर पर होते हैं। पंचायत समिति की साधारण सभा में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जिसको मैंने चित्र के रूप में इस तरह बताया। पंचायत समिति निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत समिति साधारण सभा में। पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी सदस्य होते हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य भी पंचायत समिति की साधारण सभा के सदस्य होते हैं। राजस्थान में कुल 352 पंचायत समितियां हैं, जो दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। प्रत्येक पंचायत समिति वार्ड्स में विभाजित होती है। 1 लाख की जनसंख्या तक 15 वार्ड, 1 लाख से ज्यादा प्रत्येक 15,000 या इसके अंश पर 2 वार्ड। राजस्थान में 6,236 पंचायत समिति वार्ड्स हैं तथा प्रत्येक वार्ड पर एक निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य है। पंचायत समिति में न्यूनतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 होती है। पंचायत समिति की संरचना, इसके 3 भाग हैं: स्थायी समितियां, प्रधान और आंतरिक प्रशासन। स्थायी समितियों में 5 समितियां होती हैं: प्रशासन व स्थापना समिति, वित्त एवं कर समिति, उत्पादन समिति, शिक्षा समिति और समाज सेवा समिति। इसमें जो राजनीतिक और निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें प्रधान मुखिया होता है, उनके नीचे उप प्रधान, फिर सदस्य, उसके बाद में निर्वाचित सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें क्षेत्रीय विधायक होता है और ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं। आंतरिक प्रशासन में खंड विकास अधिकारी होता है, प्रसार अधिकारी होता है और उसके नीचे अभियंता व अन्य कार्मिक होते हैं। इस तरह से एक फ्लो चार्ट के रूप में बताने से काफी स्पष्टता आ जाती है उत्तर में। पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव कोई भी पंजीकृत मतदाता जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है चुनाव लड़ सकता है। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को नियमानुसार आरक्षण है। पंचायत समिति की कार्य प्रणाली, पंचायत समिति के मुख्य कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रदत्त कार्य, सामुदायिक विकास कार्य और पर्यवेक्षण। प्रदत्त कार्यों में नंबर 1 वार्षिक योजनाएं बनाना, नंबर 2 कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन,
नंबर 3 भूमि सुधार, नंबर 4 खादी ग्राम कुटीर उद्योग, नंबर 5 पेयजल और नंबर 6 ग्रामीण आवास। सामुदायिक विकास कार्यों में नंबर 1 सामाजिक वानिकी, नंबर 2 सड़कें व पुल, नंबर 3 प्राथमिक शिक्षा, नंबर 4 अनौपचारिक शिक्षा, नंबर 5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नंबर 6 सांस्कृतिक गतिविधियां, नंबर 7 कमजोर वर्गों का कल्याण और नंबर 8 आपदा प्रबंधन। तीसरे प्रकार के कार्य हैं पर्यवेक्षण कार्य, जिनमें पंचायतों का उनके सभी क्रियाकलापों और गांव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना है। पंचायत समिति की कार्य प्रणाली पर विचार। पंचायत समिति अपने अधिकांश एग्जीक्यूटिव कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादित करती है। राजस्थान में पंचायत समितियों में आर्थिक संसाधनों का अभाव रहता है, जिसके कारण अपेक्षित विकास राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाया है। पंचायत समितियों में पारदर्शिता लाने के काफी प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी भी पूर्ण पारदर्शिता के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। पंचायत समितियों की कार्य प्रणाली में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कार्य में सुगमता व भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली है। ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर आर्थिक संसाधनों का प्रभावी नियंत्रण व पर्यवेक्षण किया जा सकता है, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। पंचायत समितियों में कार्मिकों का सही नियोजन किया जाना आवश्यक है। कई पंचायत समितियों जैसे पलसाना में विकास अधिकारी के अलावा 2-3 कार्मिक ही हैं। ऐसे में प्रभावी कार्य निष्पादन संभव नहीं होता। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों का सही व समय पर निस्तारण होना चाहिए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाए जाने का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, ताकि पंचायती राज के गांधी जी के स्वप्न को सही मायने में साकार किया जा सके। पंचायत समितियों का गठन व अधिनियम काफी ठीक बने हुए हैं, आवश्यकता केवल इनके प्रभावी लागू करने की है। महिलाओं व कमजोर वर्ग के आरक्षित जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के बाबत गहन प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें स्वयं को ही कार्य करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। पंचायत समितियों के कार्मिकों को भी सुसंगत नियमों कानूनों के संबंध में गहन प्रशिक्षित किया जाए, ताकि कार्य सही व समय पर निष्पादित हो सके। मेरे विचार में पंचायत समितियां अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर तीव्रता से अग्रसर हैं तथा आम जन में इनकी छवि धीरे धीरे सुधर रही है, पहले की अपेक्षा काफी सशक्त भी हुई है। प्रश्न 31, बीसलपुर योजना की मुख्य विशेषताएं बतलाइए। बीसलपुर योजना की मुख्य विशेषताएं बतलाइए। उत्तर, यह सिंचाई एवं जल आपूर्ति की वृहद योजना है। बीसलपुर बांध बनास व डाई नदी के संगम पर बीसलपुर गांव के नजदीक टोंक की देवली तहसील में बनाया गया है। कंस्टेबल कमांड क्षेत्र 81,800 हेक्टेयर यानी इतने क्षेत्र में सिंचाई करना है। योजना कार्य 1986-87 में प्रारंभ हुआ व कुल लागत 458 करोड़ रुपए आई। बांध का काम 1999 में पूर्ण हुआ। बांध की कुल भराव क्षमता 33.2 टीएमसी है। सिंचाई टोंक जिले में टोंक, उनियारा, देवली व टोडा रायसिंह तहसीलों में की जा रही है। जलापूर्ति अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ को 1994 से व जयपुर व रास्ते के गांवों को दिसंबर 2008 से। यहां से नसीराबाद, भीलवाड़ा और टोंक को भी जलापूर्ति होती है। बीसलपुर योजना से कृषि विकास होने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बीसलपुर योजना से पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे कई शहरों और गांवों को राहत मिली है। 16 टीएमसी पानी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, भीलवाड़ा इत्यादि शहरों और आसपास के गांवों के लिए आवंटित है। करीब 8 टीएमसी सिंचाई के लिए दिसंबर 2019 तक 80.5 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। बीसलपुर दूदू फुलेरा वृहद पेयजल योजना से 694 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सहायता की है। बीसलपुर योजना नाबार्ड की सहायता से बनी है। और बीसलपुर योजना से जो लाभान्वित क्षेत्र हैं सिंचाई में और पेयजल योजना के रूप में, उसको इस तरह से आप नक्शा बना करके जरूर आपको बताना चाहिए, ताकि उत्तर बहुत ही प्रभावी हो सके और आपको अच्छे अंक मिल सके। बीसलपुर योजना से जो पेयजल योजनाएं हैं उनको मैंने इस तरह से एक टेबल के रूप में लिखा। नंबर 1 बीसलपुर दूदू फुलेरा पेयजल योजना। इससे 9 शहरों टोडा रायसिंह, मालपुरा, चाकसू, निवाई, नरेना, सांवर, फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ़ रेनवाल को, जिसमें 718 गांव और 2013 ढाणियां शामिल हैं, इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 2 क्षेत्रीय जलदाय परियोजना नावा तहसील के लिए बीसलपुर दूदू परियोजना का एक भाग है। इसमें नावा तहसील के 97 गांव और 161 ढाणियों को
पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह तीसरी पेयजल योजना है क्षेत्रीय जलदाय योजना निवाई तथा टोंक तहसील बीसलपुर टोंक उनियारा परियोजना के नाम से नामांकित है। इसमें 212 गांवों व 558 ढाणियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरी बीसलपुर दूदू फागी परियोजना जिसमें फागी तहसील के 161 ग्राम व 226 ढाणियां शामिल हैं। नंबर 5 बीसलपुर दूदू चाकसू परियोजना जिसमें चाकसू तहसील के 276 गांव व 508 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नंबर 6 बीसलपुर दूदू बस्सी परियोजना जिसमें बस्सी तहसील के 210 गांव तथा 1473 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। नंबर 7 बीसलपुर टोंक उनियारा देवली पेयजलीय परियोजना जिसमें 3 शहर टोंक देवली व उनियारा तथा टोंक के 106 गांव, उनियारा के 209 गांव, देवली के 149 गांव, तहसील के कुल 464 ग्राम व 714 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रश्न 28 राजस्थान ने दूरस्थ शिक्षा में जो प्रगति की उसकी विवेचना कीजिए। यह कहां तक राज्य के उच्च शिक्षा हितों के पूरा करने में सक्षम होगी? उत्तर दूरस्थ शिक्षा क्या है? यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी घर बैठे ही अध्ययन करते हैं। इंटरनेट, ईमेल, टेलीविजन, रेडियो प्रोग्राम, गूगल मीट, वेबिनार इत्यादि के माध्यम से अध्ययन सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। इसे दूरवर्ती शिक्षा व डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। कब प्रारंभ? राजस्थान में वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा 23 जुलाई 1987 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति 1992-93 में प्रारंभ की। इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ऐसे छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके। राजस्थान की दूरस्थ शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालय व महाविद्यालय निम्नलिखित हैं। मैंने दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय व संस्थान जो हैं उनको इस तरह से एक चार्ट के रूप में, एक डायग्राम के रूप में बताया था, जिससे काफी स्पष्टता से ये समझ में आता है कि दूरस्थ शिक्षा के कौन कौन से केंद्र हैं। उक्त विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा वर्तमान में विभिन्न विषयों संकायों में काफी पाठ्यक्रम दूरस्थ अध्ययन के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के हितों को पूरा करने में दूरस्थ शिक्षा की सक्षमता डिस्टेंस लर्निंग दूसरे काम करते हुए भी की जा सकती है। इसमें पैसे व समय की बचत होती है। इसमें पढ़ाई की काफी स्वतंत्रता है वह विद्यार्थी अपनी क्षमता अनुसार सीख सकता है। इन फायदों को दृष्टिगत रखते हुए तथा शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट्स की संख्या राजस्थान में काफी होने से यहाँ उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का काफी महत्व है। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि पत्राचार ओब्लिक दूरस्थ शिक्षा से स्नातक विद्यार्थी RAS IAS भी बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिस्टेंस लर्निंग के बढ़ रहे संस्थानों व विश्वविद्यालयों से ये सुखद अनुभव होता है कि दूरवर्ती शिक्षा वंचित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में काफी सक्षम साबित हो रही है तथा उच्च शिक्षा के हितों के पोषण में भविष्य में और भी प्रभावी भूमिका रहेगी।